नमस्ते। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले सत्रों में हम लोग स्वर, व्यंजन इत्यादि वर्णों का अभ्यास कर रहे थे। बीच में प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई। और स्पृष्ट, ईशस्पृष्ट जो इनके प्रयत्न हैं, प्रयत्न के बारे में भी थोड़ी चर्चा हुई थी। किंतु जो बाह्य प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न के बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं हो पाई थी। देखते हैं यदि संभावना हुई तो आज बाह्य प्रयत्नों के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। स्वराः व्यंजनानि इत्यादि पहले ही पढ़े हुए थे। और जो वहां पे चल रहा था, वर्णों के उच्चारण स्थान, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः इत्यादि, तो ये भी तो हम लोग पढ़े ही थे। इनमें कहीं कुछ प्रश्न है वर्णों के उच्चारण में? स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो? जी भाई बताया ना गुरुजी, वो ऊपर जो स्वर हुआ था उसको आपसे कहा था री, और री जो उच्चारण होता है वही इसके बारे में थोड़ा जानना था। ये जो है ना, इसी का ना ऋतु लसाना मिति। जी, अब और ऊपर जो अपने अपने ऋषि वाला जो होता है, ऋषि वाला ह्रस्व और दीर्घ, वो उसका कैसे उच्चारण होगा? अच्छा, ऋषि वाले का ये हर्ष और दीर्घ का उच्चारण कैसे जी होगा? जी जी जी। रा हो किधर से उच्चारण होते हैं? मूर्धा से होते हैं, तालब से होते हैं, या फिर दंत से होते हैं, या ओष्ठ से होते हैं? बस यही। देखिए, ऋ तो स्पष्ट ही है कि ऋतु रसाना मूर्धा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। जी और मूर्धा पहचानने के लिए ट ठ इत्यादि जब बोलते हैं जी। तो जीभ का जहाँ स्पर्श होता है, ऊपर वाला भाग, उस अच्छा। स्थान का नाम है मूर्धा। जी और ऋ का जो उच्चारण होता है, ऋ के उच्चारण में आप देखेंगे तो लगभग कभी कभी अपने उत्तर भारत में तो ई का सपोर्ट मिलता है, ऋ। हम्म हम्म और दक्षिण भारत में देखेंगे तो कुछ प्रांतों में, पूरा तो नहीं, पर वहाँ ऊ का सपोर्ट दिखता है, रो ऐसा। हम्म। कहीं कहीं र ये बोल जाते हैं। जैसे मैंने दिखा है ऐसा कि वो जैसे उत्तर भारत में लोग मृत बोलते हैं, तो दक्षिण भारत में मूर्त बोलेंगे। मैं वही बता रहा हूँ। जैसे इसी में शायद आ जाए, मृत है ना। जी। अब इसी को यदि उत्तर भारत का देखा जाए तो मृत, हाँ, मृत बोलेंगे वो। उधर को देखेंगे तो मृत, हाँ, मूर्त। है ना। जी। तो मोटा मोटी देखा जाए तो ये जो ऋकार का उच्चारण प्रचलन में है उत्तर और दक्षिण के हिसाब से, उत्तर भारत में ये वाला मृत, और हम्म। दक्षिण भारत में ये वाला। गुजरात इत्यादि में भी हाँ, मृत ये। ऐसा बोला जाता है। एक और नई वैरायटी आती है, आप कभी ध्यान दिए हैं तो नहीं पता नहीं। जी हाँ, ये भी मैंने कहीं देखा है। इसको भी आप कई बार सुनते हुए देखे होंगे, मृत, है ना। जी। तीनों में समस्या क्या है पता है? नहीं। मृत यदि करते हैं तो म र संयोग हो रहा है, संयुक्त वर्ण बन जा रहे हैं। हम्म। ऊ का सपोर्ट लें तो म र उ, म हुआ। र का संयोग बन रहा है। हम्म मृत करें तो भी म र अ, यहाँ भी संयोग बन रहा है। सही बन। तीनों के उच्चारण में, जैसे मान लीजिए अमृत है, हम्म आ, हम्म तो स्वर के बाद संयुक्त अक्षर आए तो बलाघात होता है। हम्म तो हम्म अमृत, हम्म अपने यहाँ आज भी अमृत यही बोलते हैं। अमृत बोलते हैं। और अमृत बोलने का रीजन क्या है कि माँ में जो ऋ की मात्रा है वो थोड़ी सी अपभ्रंश में है, हम्म यथावत उसका उच्चारण नहीं है, क्योंकि ऋ का यदि सही से उच्चारण किया जाए तो बलाघात की संभावना ही नहीं है। और हम्म यदि बलाघात यानी माँ का डबल उच्चारण हो रहा है तो ऋ का उच्चारण सही नहीं है। तीन प्रकार के भेद आपको ज्यादातर मिलते होंगे लगभग अपने साइड में। अमृत ये सुनने को मिलता है, अमृत। दक्षिण भारत में अथवा गुजरात इत्यादि में अमृत, हम्म
रु, मृ, अमृत, और कहीं कहीं अमृत। अमृत जो है आप पहाड़ी अंचल ले सकते हैं, पंजाबी एक्सेंट में ले सकते हैं, वहां आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। और इसी ऋकार के उच्चारण में एक उपायात्मक कुछ बताया जाता है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद में देखेंगे तो वहां बोलते हैं कि ऋ के उच्चारण में हल्का सा ए के जैसा उच्चारण करो। जैसे ऋषि है तो ऋषि बोलते हैं, ऋषि। हल्का सा ए जैसा। हल्का। तो वो हल्का सा ए लगाने का क्या मतलब है, ऐसा जुगाड़ क्यों बताया जाता है? इसलिए ई ना आए, ऊ ना आए, आ ना आए, अच्छा। इन तीनों के निषेध के लिए लगाया जाता है। हल्का सा ए के जैसा लगाएंगे तो बन जाए। वो एक प्रकार से जुगाड़ है। जुगाड़ क्यों है? क्योंकि ध्वनि का अनुकरण करवाना है। किसका अनुकरण करें, कैसा अनुकरण करें, बड़ी सूक्ष्मता है। थोड़ी सी असावधानी हुए तो ई उ आ किसी न किसी में से एक आ जाता है, तीनों नहीं आना है। तो तीनों को हटाने के लिए कुछ तो पोजीशन बतानी पड़ेगी ना, कि कहाँ ले जाने से यथावत उच्चारण आ सकता है। और ऋकार के उच्चारण में जो मूल स्थिति बताई गई, जैसे मूर्धा है, जो टा बोलते हैं, रु के उच्चारण, रु वहां पे ले जाएं, पीछे की तरफ जीभ फोल्ड कर दें, रु, रु। ठीक है। अब उसमें ना ही ई है, ना ही ऊ है, ना ही आ है, तीनों नहीं है। और ए का थोड़ा सपोर्ट लेंगे तो वो र, र, ऐसा लगता है ना र, जबकि ए भी नहीं है। लेकिन ए के उच्चारण जैसा में तो ऐसा तो गुरु जी की र कैसे उच्चारण हो रहा है। जैसे लगता है कि र के जैसे उच्चारण हो रहा है। जैसे अगर र के उच्चारण करते तो र को हम ऊपर मूर्धा में मतलब तालब में जीभ को सटाते हैं तो रा, र। देखो व्यंजन और इसमें रा में जो बोल रहे हैं, रा में आ लग रहा है। हाँ, रा में तो आ लग रहा है। आ है ना। ऋ स्वयं स्वतंत्र है, स्वर है, स्वर है। इसमें तो कुछ आना नहीं है। तो वहां रा में देखो, जैसे लिखा जाए, यही कहीं लिखना पड़ेगा। ये जो रा है इसमें दो भाग हैं, र और आ। रा का स्थान मूर्धा, आ का स्थान कंठ। मूर्धा कंठ दो पोजीशन एक ही साइड, एक ही टाइम पे अप्लाई होती है। मूर्धा से कंठ की तरफ। तो मूर्धा तो जीभ को पीछे ले जाएंगे ना गुरुजी? मूर्धा जीभ को पीछे नहीं ले जाएंगे, मूर्धा जीभ को ऊपर ले जाएंगे। तो तालब को पीछे ले जाते हैं? पीछे क्यों? हर जगह देखो, पीछे हर जगह नहीं जाता है। नहीं, जैसे मूर्धा और तालब में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि मूर्धा का तालब क्या है। जैसे जीभ को हम ऊपर के लिए ले जाएं तो वो क्या होगा, तालब होगा कि मूर्धा होगा? जीभ को तालब में ले जाए तो जीभ होगा या मूर्धा होगा, रुको। जैसे मैं, नहीं, जैसे आपने पीडीएफ भेजा उसमें जीभ को टॉन्सिल की तरफ बताया। टॉन्सिल तरफ शायद मूर्धा है कि तालब है, क्या है? मूर्धा है। श, श, स। ठीक है। हाँ ये जी। जबकि सूत्रों में देखेंगे तो वहां आपको इस प्रकार से मिलता है ना। हाँ, ये मिलता है, ये उसमें से बताते हैं आप। हाँ, ये वाला उसमें लिखा होगा। जी। जबकि ये जो हम लोग क्रम किए, ये क्यों किए? इसके लिए चिन्ह देख रहे हैं, स, श, श। हाँ, तो जीभ स की तो दंत स्थिति, से बोलेंगे, दंत सरलता वाला। होगा तो दंत होगा सीधे, हाँ, और परीक्षा तालव्य वाला। भी होगा तो थोड़ा ऊपर, हाँ, तालब, हाँ। मूर्धन नहीं होगा तो बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल, अच्छा, एक ठीक ठीक। दो तीन, एक प्रकार से जो होंडा इत्यादि में गियर लगाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक ठीक। तो वैसे ही सकारों के उच्चारण में स, श, श। ठीक। फर्स्ट से थर्ड में आएंगे तो मूर्धन्य हो जाएगा, फर्स्ट से मूर्धन। सेकंड में जाएंगे तो दंत में रहेगा। हाँ। डिफॉल्ट में हम लोगों को फर्स्ट ही रहता है। फर्स्ट ही उत्तर रहता है। भारत में, उत्तर भारत में सारे डिफॉल्ट सर्कल में। तो फर्स्ट से ही करते हैं। हम्म सारे सर्कल उच्चारण तो फर्स्ट से ही होता है। वही डिफॉल्ट में सा है। और कुछ कुछ प्रांतों में डिफॉल्ट चेंज है। जैसे डिफॉल्ट से।
उड़ीसा वगैरह, उड़ीसा में और बिहार में भी हल्का सा, बिहार हम्म में भी ये सर आने लग जाता है। जैसे जैसे बिहार का मतलब यूपी का बॉर्डर खत्म होता है और उड़ीसा बंगाल टच होने लग जाता है ना, हम्म तो वहां का जो शकार है वो दंत तालव्य और मूर्धन्य में आने लग जाता है। जो बंगाल हम्म से लगा हुआ है उनका हम्म मूर्धन्य जैसा होने लग जाता है, हम्म और जो उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है वो तालव्य जैसा होने लग जाता है। हम्म तो तालव्य पोजीशन सेकंड, तालब मूर्धन्य पोजीशन थर्ड। थर्ड। अब जिनका डिफॉल्ट में थर्ड है वो डाउन की तरफ ले आए, हम्म जिनका मिडिल है वो डाउन टॉप ले जाएं। हम्म हर असल में किसी को कारण ये है कि कोई ना जो कोई एक हमको तो है पढ़ाया ही। गया ना, वो राइटिंग से पढ़ाया नहीं गया है। जो हम्म? प्राथमिक स्तर पे जो ज्ञान दिया गया माध्यमिक स्तर पे, वो सही नहीं दिया गया, और उसी वजह से वो डिफॉल्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चों को हर चीज समझा नहीं सकते हैं। हाँ वही। समझाने वाली बातें बच्चों के लिए नहीं है। अब उन पे क्या है ना, उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है, बोल बोल के, सुना सुना के। उनको लॉजिक नहीं समझा सकते। छोटे बच्चों को लॉजिक समझाना आसान नहीं है। उनको उपायों के द्वारा, कहानियों के हाँ द्वारा बातें हाँ समझाई जाती है, हाँ। क्योंकि तब तक उनकी बुद्धि का उतना विकास नहीं होता है। हम्म ग्रहण बढ़िया करते हैं, तो उनको सिखाने वाले का उच्चारण यदि सही है तो बच्चे केवल फॉलो करते हैं, कॉपी करते हम्म हैं, एग्जैक्ट हम्म कॉपी कर ले जाते हैं। तो हम्म हमें बच्चों को सही नहीं करना है, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उनका हम्म सही हो जाए तो बच्चों का हम्म अपने आप सही हो जाएगा। आखिर हाँ हाँ, बच्चे जो वही बच्चे उसी की जो जरूरत बोल भी रहे हैं किसी ना किसी का सुन के ही ना बोल रहे हैं। है। हाँ, सुन किसी को बोल रहे हैं। अगर वो गलत बोल रहे हैं मतलब क्या है, गलत सुने तब ना बोल रहे हैं। हम्म अगर सही सुने होते तो सही बोलते। हम्म जैसे हिंदी वाले बच्चे हिंदी बोलते हैं, हम्म हिंदी सुने तो हिंदी बोले। तेलुगु हम्म तमिल वाले तेलुगु तमिल बोलते हैं क्योंकि वो तेलुगु तमिल सुने तो वो बोले। हम्म बुद्धि सबकी वही है। हम्म तो हम जैसा सुनाएंगे वो चुपचाप अनुकरण करते हैं, सीखते हाँ, हैं। अनुकरण। जो देखे, जो सुने, जो क्रियान्वयन लगा उसका प्रयोग कर लिए। हम्म और जब बाद में गलतियां दिखने लगती है तो हमको लगता है अरे बच्चा गलत बोल रहा है। अरे बच्चा गलत नहीं बोल रहा है, बच्चे ने हम्म गलत ही सुना है। हम्म तो उसको गलत सुनाया कौन? अगर गलत सुनाया जाएगा तो समस्या ही रहेगी ना। हम्म और इस बात को कोई देखना नहीं चाहता। पकड़ में आया? पकड़ दंत्य, में आ गया। तालव्य, मूर्धन्य। हम्म यूपी में जो लोग हैं, यूपी मान लीजिए चाहे हिंदी बेल्ट मान लीजिए, उनका डिफॉल्ट में दंत्य रहता है। डिफॉल्ट में दंत रहता है। उनको अगर दंत से तालव्य में जाना हो तो थोड़ा सा ऊपर, स, थोड़ा सा। श। और हम्म मूर्धन्य में जाना हो तो और थोड़ा ऊपर। हम्म जैसे हम्म गियर लगाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड, हाँ समझ तो गया। ये पोजीशन लगा लीजिए। दंत्य जो हम्म है फर्स्ट, हम्म तालव्य जो है सेकंड, मूर्धन्य जो है थर्ड। अब शिफ्टिंग हम्म देखते रहिए हम्म कि थर्ड सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट, थर्ड हम्म सेकंड फर्स्ट, वो तो चेंज होता रहता है ना। हम्म अब जैसे ये जो माहेश्वर सूत्र में आया था, वहां की पोजीशन क्या है? सेकंड थर्ड फर्स्ट, हम्म है ना। हम्म ये तो इस तरह नहीं था सीधा सीधा, फंसा दिया। तो श श स, हम्म वहां श श पोजीशन चेंज, श श स। हम्म। और जल्दी में बोलो तो स स स हो जाता है। हाँ वो तो दंत से हो जाता है। तो वहां थोड़ी जागरूकता चाहिए, रुकना पड़ेगा। स्पीड से जाएंगे, हम्म मोड़ में अगर 80 की स्पीड से चले हैं तो मोड़ की क्या हम्म गलती है? गिरना ही ना है। हम्म फिर वहां तो स्पीड स्लो करनी पड़ेगी ना। हम्म ठीक है। तो वैसे ही मृत इत्यादि का जो उच्चारण था, अच्छा ये क्लियर हुआ कि नहीं शाह वाला? हाँ हाँ हाँ, ये भी। अब तो कोई समस्या नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं। ऋकार के उच्चारण में ऋ चूंकि स्वर है, स्वर को तो किसी की सहायता लगती नहीं है। जी नहीं। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, हम्म जो स्वयं बिना किसी की सहायता से बोले जा सके वो स्वर हैं। और स्वर, अगर हाँ। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता पड़ने लग जाए तो काहे के स्वर है? हम्म समस्या हो जाएगी ना। हम्म अगर ऋकार के उच्चारण में ई का सपोर्ट लगे, ऋकार के उच्चारण में ऊ का सपोर्ट लगे, आ का सपोर्ट लगे, तो फिर रि स्वर हुआ कैसे? हम्म उसके स्वरता में भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। हम्म स्वतंत्र स्वर है। तो र के उच्चारण में जो पोजीशन बताई गई, करें क्या? तो जैसे ट ठ में हम्म जीभ का स्पर्श होता है, हाँ, ऊपर, रू हाँ। के रू के हम्म उच्चारण में वहीं पे ले जाएं। और ले अच्छा। जाने के बाद क्या करें? पीछे की तरफ फोल्ड कर दे।
अच्छा। वो जो ध्वनि है वो इसका वास्तविक उच्चारण है। ये पाणिनि शिक्षा में बताया गया है। अच्छा। ऋकार के जी गुरुजी अभी आपने कुछ बोला वो एक लाइन मिस हो गया कि पीछे की तरफ ले जाए तुरंत, अभी जो बोला था वो। ऋकार का उच्चारण जो है ऋ जिसको बोलते हैं कृष्ण हाँ गृह कृत इत्यादि। हाँ हाँ तो जैसे मृत का है देख लीजिए, हाँ ये जो मृत है हाँ। इसको नॉर्मली दो रूप में बोला जाता है। ये वाला, अरे अभी तक ये डब्बा लगा हुआ है। ये आप दो प्रकार से इसका वाचन सुनती होंगी। उत्तर भारत दक्षिण भारत में मृत मृत, हम्म कहीं कहीं मृत ऐसा भी बोला जाता है। म र अ त मृत। एक्चुअली होना चाहिए मृत। मृत। मृत जो आप बोल रही हैं MRIT है, आई है ना, मृत। आई तो अलग ही है, इचुए सानाम तालु तालु आ गया वो, हाँ तो वो भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है, तो वही बताया गया वहां पे कि ऋकार के उच्चारण में, ऋ के उच्चारण में मूर्धा जो है वहां पे जीभ ले जाएं, पीछे की तरफ हल्का सा फोल्ड कर दें ऋ। अब इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे गृह, कृति और कृपया, कृष्ण। कृष्ण थोड़ा टफ है क्योंकि संधि का भी उसमें सकार का भी आ जाता है, तो वो ज्यादा परेशान करता है। और आरंभ जो है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ग्रह को क्या बोलेंगे? गृह। ग्रह। ग्रह तो नहीं है, गृह। ठीक है, इसको बोलिए। गृह। तो पहले वाले को क्या बोलेंगे? हाँ गृह गृह, ये दोनों हो सकते हैं। दोनों का साउंड तो एक ही आएगा। अगर दोनों साउंड एक है तो सही है क्या? नहीं है, नहीं, गलत है। और दूसरा साउंड क्या हो सकता है? ये पहले वाले का कुछ और होना चाहिए। कभी कभी ये निकाल जाते हैं ग्रह, ग्रह भी नहीं है, ग्रह तो नहीं, ग्रह वाला है। कभी कभी आपको ये वाला मिल जाएगा गुरु, ये भी नहीं है क्योंकि फिर गुरु को क्या बोलेंगे, है ना। ये अपभ्रंश है, वर्णों का यथावत उच्चारण ना हो पाना। तो करें क्या? ग्रह ग्रह ऊपर गृह ग्रह ग र ग ग्रह ग्रह गुह गुरु ग्रह। इसमें समय लगेगा। सबसे टफ यदि कोई है वर्णों के उच्चारण में, ऋकार का उच्चारण है। जी जी क्यों? क्योंकि अगर इतना टफ ना होता कहीं तो बेचारा शुद्ध होता, कहीं भी नहीं बचा। कोई ई का सपोर्ट ले रहा है, कोई ऊ का सपोर्ट ले रहा है, कोई आ का सपोर्ट ले रहा है, मतलब क्या है? सरल नहीं ना है, तो एक दिन में तो नहीं ले जाएगा। तो करें क्या? पहले तो उसकी पोजीशन को क्लियर करें, मूर्धा ले जाके पीछे की तरफ फोल्ड करना है। वो भी आसान नहीं। हाँ, आसान नहीं पर असंभव नहीं है, संभव है। मेरा हो गया तो आपका भी हो जाएगा, इसलिए असंभव तो नहीं। वो छोटे बच्चे पकड़ लिए भागवत में जो है उसका रेल, क्योंकि छोटे है ना, उनका दुराभ्यास नहीं, पकड़ लिए। हाँ, उनका क्या है कि अभी पहली बार सुन रहे हैं तो वो वैसे ही करना है। हम लोगों को पुराना निकालना है फिर नया जोड़ना है। तो जो पुराना वाला वो अपने आप आ जाता है, उसको हमको सोच समझ के याद रख के बोलना होता है कि नहीं वैसे नहीं ऐसे करना है, तो हमारा 3 गुना काम बढ़ जाता है। तो अभी पहला तो र का उच्चारण सही करें, दूसरा र का जो अभ्यास करें तो प्रयास करें कि इस प्रकार के शब्द ना लें, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, ऋकार का उच्चारण प्लस श और ण, वो पहले से टफ। तो जो जिसमें केवल ये है, बाकी कोई संयोग इत्यादि नहीं है, उसका ले। गृह, कृति, कृपया, कृतवान, कृपा और कृपालु, जो भी शब्द आपको मिले सहज वाले लें, जिससे यथावत उच्चारण हो सके। टफ लेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहले सामान्य का अभ्यास हो जाए, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर का भी अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है। और क्या था? जी बोलिए।
जी, जय श्री कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, ये जो आपने गृह और गृह लिखा है, तो ये जो ग के नीचे डंडी मारा है उसको क्या बोलते हैं? और उसको गा के नीचे डंडी मारा मतलब ये जो लाइन है ना ग के, इसके बारे में बोल रहे हैं? नहीं, ये 3 लिखा है ना। ग्रह लिखे है ना, ग्रह ग्रह गृह, ऊपर जो मुझे समझाने के लिए ऊपर लिखे है ना, वो वाला बोल रहे हैं। ये हाँ बोल रहे हैं? हाँ यही। तो इसमें जो लाइन है ग के नीचे ग, ये हाँ हाँ ये क्या है? ये क्या है? और देखो, हाँ पहले वाले को बताता हूँ। ग र हाँ ई ह अ। हम्म ये जो है ना, इसका नाम क्या है? आनुपूर्वी। आनुपूर्वी जी। आनुपूर्वी मतलब किसके बाद क्या है, क्रम किसका क्या है। जैसे गृह बोलते हैं, ग र ई ह अ, गृह। ग्रह में ग र अ ह अ, ग्रह। गृह में ग र उ ह अ, है ना। जी जबकि है क्या, एक्चुअली क्या होता है? पकड़ में आया? घ में र की मात्रा लगी है, हम क्या कर रहे हैं, री को र बोल रहे हैं। र ई र अ र उ कर दे रहे हैं। तो बेचारा री ही नष्ट हो गया, री बचा कहाँ? वो भी सोच रहा होगा, हमें बोल ना पा रहे थे, हमें स्वर में डाले का है। रात ही जब काम चला लेना था कि ये यू जो लगा आपने लिखा है वो तो गृह का है, तो वो ऊपर वाला जो लिखा है आपने ग र ई वो तो ऊपर वाला है, और जब बगल वाला जो गृह है वो नीचे वाले का री के साथ है। हाँ, री की मात्रा जो लगती है। देखिए, ये स्वर है, 2 प्रकार के मिलते हैं ना, एक तो स्वर और दूसरा स्वर चिन्ह मात्रा। जी तो ये तो स्वर है, और गा में जो लगा हुआ है ये मात्रा है, री की मात्रा। जैसे अ आ, ये है अब ये लगाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे राम है ना, तो राम में आ में जो है वो क्या है, आ की मात्रा है। मात्रा, हाँ स्वर है वो। माँ में जो है वो म में अ की मात्रा है। आ की मात्रा है। आपकी बात। और ये दोनों क्या हैं, ये स्वर हैं दोनों। स्वर। ये दोनों मात्राएं हैं, स्वर ये भी है, मात्रा है, स्वर की हाँ मात्राएं हैं। मात्राएं, हाँ मात्राएं हैं। अगर व्यंजन के साथ है तो मात्रा लगेगी, कोई व्यंजन नहीं है तो स्वतंत्र रूप से वही लिखा जाएगा। स्वर है, हाँ स्वर। और कई बार लोग सोचते हैं माँ में आ ही नहीं, राम करते हैं ना, तो राम नहीं, राम में दीर्घ आ है, माँ में ह्रस्व आ है, दोनों में आ है। तो किसी भी आ को लोप करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे चले। जी आगे। तो ये तो पहले पढ़े थे, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, किन वर्णों के उच्चारण स्थान कंठ हैं, अथवा किन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। ये तो क्लियर ही था, यहाँ तो कोई प्रश्न नहीं रहा ना। हाँ, ये आप एक कह सकते हैं कि ये जो उच्चारण है लृ वाला, अपने यहाँ अर्थात उत्तर भारत में लृ मतलब ला में ऋ की मात्रा लगी है, ऐसा उच्चारण लगभग पाया जाता है ना, दृकार इत्यादि। वही दक्षिण में आप देखेंगे तो लृ नहीं बोलते, अच्छा, जो ये है दोनों के ल में तो अंतर है ना गुरु जी, क्योंकि जो पूर्ण ल होता है वो पूरा ल होता है, इसमें तो ल मुड़ा हुआ है, तो पहचान इसी से होगी कि हाँ ये स्वर है, वो व्यंजन है। हाँ, ये टाइप भी नहीं कर पाऊंगा तो यही लिखना पड़ेगा जी हाँ, ये तो ल स्वर वाला हो गया, और नीचे वाला जो बगल वाला है वो स्वर हो गया, बगल वाला व्यंजन हो गया। देखो, ये ला में आ की मात्रा है, ल की बात, ये ला में ऋ की मात्रा है, ये स्वयं स्वर है, स्वर है। वो ला में कोई मात्रा नहीं लगी है। अगर ला में कोई मात्रा लगी होती
तो स्वर वर्णों में आता क्या? नहीं ना। तो ये लृ स्वर ही है। अब हम लोग उत्तर भारत के अनुसार इसको लृ बोलते हैं, मतलब ला में ऋ लगा के बोलते हैं, है ना। और दक्षिण का देखा जाए, लगता है कि ल और रि, मतलब ऋषि वाले रि दो अलग अलग दो स्वर हो गए। हाँ, यही वाला बोलते हैं लगभग अपने यहाँ हिंदी में, लृ बोलते हैं ना, जबकि लृ नहीं है। जैसे वो सूत्र था ना ऋ वाला, ऐ उण ऋ, तो हम लोग तो यही बोलते हैं ऋ। साउथ में क्या बोलते हैं? ऋ। ऋ नहीं लगाते, ऋ। जैसे एक अपने अपने एक्सेंट है। अब उसको लिरिक को टाइप नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। वर्ड में तो हो जाएगा, यहाँ जो लिखा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। टाइप करेंगे तो ला में रि की मात्रा लगा के टाइप कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऊपर तो लिखा हुआ है यहाँ पे लुल सा नाम ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। लुतुलसान, अच्छा वो लोग बोलते हैं लुतुलसानान दंता है, अपने साइड में बोलते हैं लृतुलसानान दंता है। तो ये जो आता है ऊपर वाला जो आपने लिखा है लुतुलसाना नाम, ये तो स्वर के अंतर्गत आता है। स्वर ही तो है। हाँ, सॉरी। देखिए, आ स्वर है, ई स्वर है, ऋ स्वर है, लृ स्वर है। दूसरा वर्ग है, कवर्ग, टवर्ग, 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 फिर ह, य, र, ल, फिर विसर्ग, श, श, स। चार चार है ना। इसलिए जब हम लोग इसका आभ्यंतर प्रयत्न देखे थे, तो मोटा मोटी आभ्यंतर के कितने भेद बताए गए? 4, एक्चुअली 5 है, पर मोटा मोटी मिलता कितना है? 4। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, यही है ना। अब उसमें आकार के भेद में था कि हरस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में हरस्व आ का जो है प्रयोग और प्रक्रिया के कारण अलग अलग हो गया, नहीं तो मोटा मोटी देखा जाए तो 4 ही। और 4 में भी देखा जाए तो 2। अगर ईषद को साइड कर दिया जाए तो कितने मिले? 2। कौन कौन से? स्पृष्ट और विवृत। स्पृष्ट का ही दूसरा भेद आया ईषद स्पृष्ट, हल्का सा स्पर्श होना। विवृत का ही दूसरा भेद आया ईषद विवृत, है ना। तो ये जो हम 4 देखते हैं 4 वर्णों का, 4 भेद मिले ना। इन भले ही इन चारों का उच्चारण स्थान एक ही हो, पर एक ही उच्चारण स्थान होने पर भी उन वर्णों के उच्चारण में जो प्रयत्न होता है वो अलग अलग रहता है। ई, या, च, श, चारों वर्णों को बोल के देख लीजिए, प्रयत्न अलग अलग हो रहा है ना। सभी वर्णों के सेम फोर्स नहीं लग रहे, भले सबके एक ही है ना। ये जो स्वर है लृ वाला, इसको तो दंत से करना है ना गुरुजी। इसमें ऊपर लिखा हुआ तुल सानाम दंता। दंत ही है, इसीलिए तो साउथ में क्या बोलते हैं? लृतुलसानाम दंता। अपने यहाँ बोलते हैं लृतुलसानाम। लृ करते ही तो मूर्धा लग गया ना ला में। मूर्धा लग गया। हाँ, तो लृतुलसानाम दंता करते हैं। दोनों भेद हैं। हम लोगों के साथ समस्या ये थी कि हम लोग कौन सा फॉलो करें, नॉर्थ का साउथ का। अब नॉर्थ तो के ये समस्या कभी हल होगी क्या, नॉर्थ और साउथ वाली? क्योंकि वो सब जगह मिलता है, मतलब हर जगह ऐसे हो जाता है कि नहीं, लृ जो आप ये देख रहे हैं बहुत कम 1-2 जगह आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। हाँ, रेयर है। लृ जल्दी मिलता नहीं, बहुत कम प्रयोग है। वैदिक में 2-4 हैं और लौकिक में भी गलती से ही है कहीं, अब वो भी जो हैं वो संधि हो चुकी हैं। ऐसा प्रयोग आपको बहुत कम, जैसे लाकृति है, तवल कारक है, तो वो सारे परिवर्तन हो चुके हैं, आपको लृ ऐसा मिलेगा नहीं। संधियां हो रखी हैं, तो प्रयोग बहुत कम है, तो इसके उच्चारण में लगभग समस्याएं नहीं होती हैं।
वर्णों के उच्चारण में, शब्दों के उच्चारण में, मंत्र आदि के उच्चारण में, क्योंकि वो वास्तविक रूप में कभी रहते नहीं, मिलते ही नहीं। गलती से कभी लाखों में एकाध कहीं मिल जाए वो अलग बात, जल्दी मिलता नहीं, अत्यंत बिरला प्रयोग है, पर है इसलिए रखा गया है। कम मिले पर मिलता तो है ना, तो गायब नहीं किए। ठीक है, तो मूल समस्याएं जो आती हैं ये ऋकार के उच्चारण में, इसको सही कर लीजिए। नहीं भी करेंगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रयोग में आपको कभी मिलेगा ही नहीं। ऋकार वाला जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है जी। अब यदि आपसे प्रयत्न पूछा जाए तो बता पाएंगे? नहीं गुरुजी, इतने तो जैसे ई का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? नहीं बता पाएंगे। नहीं। अच्छा, हैं कितने? अगले स्लाइड में चलते हैं, शायद वहां मिल जाए ना। ई का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होगा ना गुरुजी? बता देते हैं। जैसे ये 4 मान लीजिए आप। 4 और एक यहाँ भी है 5। वो छोड़ दीजिए, वो आपको यहाँ जल्दी मिलेगी नहीं। 4 ही मान लीजिए। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत। जैसे स्पृष्ट का दूसरा भेद आया ईषद स्पृष्ट, वैसे ही विवृत का दूसरा भेद आया ईषद विवृत। ईषद यानी थोड़ा हल्का, हल्का सा, जस्ट टच। ठीक है, तो स्पृष्ट में, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना, पूर्ण रूप से जिसका स्पर्श हो, जबकि स्पृष्ट का अर्थ है स्पर्श करना। पूर्ण रूप कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि उसके बाद दे दिया ईषद, तो उससे ये क्लियर हो गया कि फुल टच, हल्का सा, जस्ट टच वाला, ये 2 भेद मिलते हैं। तो दोनों में कहाँ मिलते हैं? स्पृष्ट किसके हैं? स्पृष्ट किसका है? तो उसके लिए जो आगे पंक्तियां दी गई हैं वो अगले वाले स्लाइड में होगा। जैसे स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्ट जो प्रयत्न है स्पर्शों का है, और स्पर्श कितने हैं? 25, जिसको हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं ना, तो वर्गीय व्यंजन को स्पर्श भी कहा जाता है। स्पर्श कहिए, स्पृष्ट वर्ण कह लीजिए, चलेगा। और इनका जो इन वर्णों का जो उच्चारण होता है उनमें प्रयत्न कौन सा है? स्पृष्ट। स्पृष्ट अर्थात पूर्ण रूप से उनका स्पर्श होगा, जो भी उनके उच्चारण स्थान हो, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, ताल जो भी, उनका पूरा स्पर्श होगा। पर जैसे जी गुरुजी, एक डाउट है मुझे कि ये वर्गीय व्यंजन हमें पता है इसमें कहा जाता है, ये स्पृष्ट इसमें महेश्वर सूत्र में कहा जाता है, तो मतलब महेश्वर सूत्र में स्पृष्ट कहाँ है? तो ये किस में कहा गया है वो, और वो वर्गीय व्यंजन किस में कहा गया है? मतलब वो ग्रामर है, ये भी ग्रामर है, क्या है? हम किसका रेफरेंस ले रहे हैं ये समझने के लिए? अच्छा, वर्गीय क्यों कहा जाता है? वर्गीय क्यों एक कहा वर्ग जाता में है? 5 अक्षर हैं जी जैसे कवर्ग कहा जाता है। जी, वर्ग का मतलब जो अक्षरों का समूह। वर्ग मतलब क वर्ग के अंदर 5 अक्षरों का समूह से क वर्ग दे दिया गया। बताता हूँ, वर्गीकरण सुने हैं? विभागीकरण, जी अलग अलग लोग हों तो बोलते हैं इनका वर्गीकरण कर दो। जी जी जी। तो जैसे वर्णों का वर्गीकरण किया गया, अब टोटल जितने वर्ण हैं उनका मोटा मोटी देखा जाए तो क्या होगा? मोटे मोटे में किया गया स्वर और व्यंजन जी किया गया, और व्यंजन में फिर कितने भेद किए गए? मोटा मोटी 2, वर्गीय और अवर्गीय। 33, हाँ। वर्गीय अवर्गीय, वर्गीय 25, अवर्गीय 8। अवर्गीय में 2 भेद है जी, 4 का। कौन सा? 4 अंतस्थ और ऊष्म। ऊष्म। तो सामान्य रूप से देखा जाए, पहला स्टेज जब देखा जाए तो वहां क्या मिलता है? वर्ण। जी।
वर्ण के सेकंड स्टेज में जाते हैं तो स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण लिखना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, मैं आपको ये पता है मुझे, मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूँ, ये 2 पार्ट क्यों है? इसमें स्पृष्ट बताया है, बताता हूँ। जैसे इसमें वर्ण है ना, हाँ वर्ण के 2 भेद हुए, स्वर और व्यंजन। जी जी व्यंजन के 3 आए, स्पर्श व्यंजन मतलब वर्गीय व्यंजन, और अवर्गीय के 2 भेद हुए, अंतस्थ और ऊष्म। जी और अंतस्थ वर्णों को ही अर्ध स्वर के नाम से भी कहा जाता है। जी अंतस्थ जो हैं इनको अर्ध स्वर के नाम से भी कहा जाता है, जी आधे स्वर के जैसे। और ऊष्म वाले स, श, ह। तो व्यंजन वर्णों के 3 भेद हुए, मोटा मोटी 2, वर्गीय और अवर्गीय। अवर्गीय के फिर से 2 भेद हुए, अंतस्थ और ऊष्म। और स्पर्श को ही हम लोग वर्गीय बोलते हैं। वर्गीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि का से आरंभ हुआ तो कवर्गीय, चा से हुआ तो चवर्गीय, टा से हुआ तो टवर्गीय, टा से आरंभ हुआ तो तवर्गीय, पा से आरंभ हुआ तो पवर्गीय। टोटल हुए 20 वर्गीय। काचा टा तप हटा दिए, इन 25 को वर्गीय बोलते हैं। वर्गीय को ही स्पर्श है। वर्गीय इसलिए बताया क्योंकि पहले वाली कक्षाओं में हम लोग वर्गीय अवर्गीय का थोड़ा चर्चा किए थे। तो ये जो आपके मन में जिज्ञासा है कि वर्गीय का क्या मतलब है, वर्गीय कौन सा व्याकरण है, स्पर्श कौन सा व्याकरण है, और स्पृष्ट कौन सा है, अलग अलग नाम है। हाँ नहीं, मुझे ये पता है, कॉन्सेप्ट समझ गया मैं, सिर्फ ये नहीं समझ में आ रहा है ये रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं हम, मतलब हम कहाँ से सीख रहे हैं ये तो सामान्य है। लघु सिद्धांत में जो चीजें अभी आप देख रहे हैं जी, ये ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। अब लघु सिद्धांत कौमुदी में ये जो पंक्तियां हैं, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ईषत् स्पृष्टम अंतस्थानाम, ईषत् विवृतम ऊष्मणाम, विवृतम स्वराणाम, ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतमेव इत्यादि जो देख रहे हैं पंक्तियां, इनका मूल क्या है वो ना, जी मेन जी सोर्स जी क्या है, पाणिनीय शिक्षा। जी जी हाँ। अब प्राणीय शिक्षा आई कहाँ से? शिव जी ने उनको दी, पाणिनी के द्वारा। ऋषि पाणिनि द्वारा। जो अष्टाध्यायी लिखे हैं, नाम ही है पाणिनीय अष्टाध्यायी, तो पाणिनीय तो शिक्षा। मतलब ग्रामर का बेस वहां से ही शुरू हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। वो ग्रामर का उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण के बारे में वो ग्रंथ है। शिक्षा ग्रंथ लगभग उच्चारण के बारे में बताते हैं। ओके व्याकरण से क्या तात्पर्य है? ओके। तो हमने ये एक छोटा सा लिया लघु सिद्धांत। नहीं, व्याकरण शब्द से क्या अभिप्राय है? व्याकरण से गुरुजी यही कि मतलब जो भी हम बोलने में यूज करते हैं, जैसे काना मात्रा हो गया, ये अनुस्वार हो गया, ये उच्चारण हो गया, ये सब व्याकरण में ही आएगा ना। भाषा का अलंकार व्याकरण है। देखिए, उच्चारण भी व्याकरण में ही आता है ना। व्याकरण छोटा सब्जेक्ट नहीं है, एक शाखा ही है, हाँ षडंग में से एक अंग बहुत। है। वेद के 6 अंगों में एक अंग व्याकरण है। व्याकरण मतलब एक छोटा सा ग्रंथ है ऐसा नहीं है, नहीं बहुत बड़ा है। ठीक है। उसमें कई ग्रंथ हैं, अलग अलग कार्य के अलग अलग ग्रंथ हैं, प्रक्रिया के अलग हैं, अर्थ के अलग हैं, और भी कई सारी चीजें हैं। ये जो प्रसंग है ये उच्चारण के बारे में है। उच्चारण की बातें शिक्षा ग्रंथों में बताई जाती हैं, ठीक है। और शिक्षा वाले ग्रंथ आचार्य सेकंड ईयर में लगे हुए हैं। आचार्य सेकंड ईयर मतलब लगभग कोर्स कंप्लीट होने के बाद, पढ़ाई पूरी होने के बाद वो ग्रंथ लगे हैं। तो आप उसके सीरियसनेस से समझ सकते हैं कितना गंभीर विषय है। ये चीजें छोटे बच्चों को नहीं ही समझाई जा सकती, तभी तो आचार्य में लगे हैं, नहीं तो प्राकशास्त्री में लगा देते, जी है ना। तो फिर जी यहाँ क्यों नहीं लगाए? यहाँ उसका सार बता दिया गया,
ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी में जो हम पंक्तियां देखते हैं, ये ग्रंथ लिखने वालों ने जो पंक्तियां लिखी, इन पंक्तियों को लिखने का बेस क्या था, कहाँ से ले आए? ये जन्मदाता तो नहीं है, तो शिक्षा ग्रंथों से ही कलेक्शन करके ले आए हैं, पूरा कलेक्शन नहीं लाए हैं। जितना अनिवार्य था, जितनी आवश्यकता थी, उतना ही दिया गया है। और इतना समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद विशेष जानकारी और जिज्ञासा के लिए उन ग्रंथों का ही अवलोकन करना पड़ेगा। जैसे अकार इत्यादि का उच्चारण, अनुस्वार का उच्चारण, और कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है उसके बारे में उच्चारण। ये जो दो चीजें आई, आकार का दो प्रयत्न, विवृत और संवृत, इसका क्या लॉजिक है? नॉर्मली आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे, देखने से बोलने से कभी नहीं पकड़ पाएंगे। उदाहरण देता हूँ, ये असंभव है पकड़ना। मेरा ये सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? अलग है। एक कैसे हो गए? ये दोनों आ है ना जी, दोनों में क्या अंतर है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं। बस लगता है, और ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे आप देख रहे हैं उस लेवल पे कोई अंतर नहीं, और जिस लेवल पे अंतर है वहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। ऑब्वियसली ये बेसिक ही समझाओ गुरु जी, ये बहुत आप जो प्रश्न पूछ लिए ना, क्या करूं, वहां तक भी जानना पड़ेगा। नहीं, मुझे यही जानना था, बेस, उसका बेस क्या है, शिक्षा ग्रंथ, कहाँ से शिक्षा ग्रंथों की जो मूल पंक्तियां हैं, वहीं से जितनी बातें अनिवार्य थी उसको उठा के एक पंक्ति के रूप में दे दी गई। ये सूत्र नहीं है, सूत्र तो वही है, तुल्या सब प्रयत्नम सवर्णम, बस। उसके बाद जो आई वो वृत्ति है, और वृत्ति के बाद जो आई पंक्तियां वो इनकी नहीं है, उन ग्रंथों से उठाई गई हैं और अपने हिसाब से उसको रख दी गई हैं। जितनी अनिवार्य थी उतनी दे दी गई। जैसे हकार का उच्चारण आप सुने होंगे, हाँ जी, है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, हा का उच्चारण स्थान कंठ है। अब वही हा यदि हलंत हो तो उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला गया, जबकि अंतर है। जैसे उदाहरण बताता हूँ, आप पूरे समझ जाएंगे। दत्तू कहाँ गए? दोनों में हा है जी, दोनों हा का उच्चारण करिए, बोल के बताइए, दोनों के हा में सिचुएशन सेम है या अलग है? सेम जैसा ही होता है गुरु जी। एक का उच्चारण आहार, एक का आह्लाद। एक आधा एक पूरा। दोनों के हा में कुछ भेद क्या है? जी, पहले वाले के ह में आ रहा है, दूसरे वाले के में ह में आ नहीं आ रहा है, ल में आ रहा है। हाँ, अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए, वही नहीं बोल रहा हूँ, उतनी सूक्ष्मताओं में पहुंचने में समय लगेगा जी। और इसलिए बताया भी नहीं गया, लघु सिद्धांत में भी नहीं बताया गया, सिद्धांत कौमुदी में भी नहीं बताया गया। क्यों भाई, इतना समझ लो, टेंशन काहे ले रहे? आचार्य तक तो आओगे ना, जब आचार्य में आओगे तो पढ़ा देंगे, तो इसलिए वहां नहीं बताएंगे। एक एक दिन में सारी बात बता देंगे, हजम नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, इधर का उधर कनेक्ट होने लग जाएगा। जी, दोनों में अंतर है। आहार आह्लाद, बोलने में अंतर नहीं आ रहा है जी। फिर अभी बताएंगे तो ज्यादा विस्तार बढ़ जाएगा, फिर वो पंक्तियां खुलनी पड़ जाएंगी, जिससे कि काम बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो हो गया। दूसरा भी एक था, मैं हल्के से उसको कर देता हूँ ताकि फिर दोबारा लघु सिद्धांत उत्पन्न न करना पड़े। और बाह्य प्रयत्न के बारे में था। अभी तो आभ्यंतर प्रयत्न थे 5 हैं, 4 से ही काम चल जाता है। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट और विवृत, ईषद विवृत। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था, 11 प्रकार के। और वो 11 कौन से हैं, नंबर दे करके यहाँ लिखा हुआ है। विवारः, संवारः, श्वासः,
नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः च इति। अब ये तीनों जो हैं स्वर के आ गए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ठीक है, ये 2 हो गए। अल्प प्राण, महाप्राण कितने निकल गए? 11 में से 5। ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित गए 3, अल्प प्राण, महाप्राण गए। अब उदात्त, अनुदात्त, स्वरित किसमें लगेंगे? स्वरों में। इनका व्यंजन से कोई लेना देना नहीं है। और अल्प प्राण, महाप्राण किसमें लगेंगे? स्वर में। बाकी जो हैं विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, इनमें 3-3 के हैं। ठीक है, ये जो है 6 का जो 3 विभाग होगा वो किस में लगेंगे? व्यंजन वर्णों में। अब वो व्यंजन कौन से वर्ण हैं? तो वहां प्रत्याहार से बताया गया। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च हर्षः संवारा नादा घोषाश्च। खर कैसे पहचानेंगे? खर खफ छठत चटत कप स श स, ये वर्ण इनका क्या होगा? विवार, श्वास और अघोष। हस यानी हय वरल यम गणन झ भ घ ढ ध जब गट द, इतने वर्ण जो हैं वो बातें हैं हस में। और हस का क्या है? संवार, नाद, घोष। अल्प प्राण, महाप्राण इत्यादि जो हैं, अल्प प्राण के लिए कहा गया है प्रथमः, तृतीयः, पंचमश्च अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पंचम। वो पंक्ति बता देता हूं, बाद में आप इसको चाहें तो देख भी सकते हैं। ये जो वर्ग हैं, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचम और यण, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण हैं। महाप्राण कौन से हैं? वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ और शल, ये महाप्राण है। ठीक है, वर्गाणाम प्रथम, तृतीय, पंचमाः यणः च अल्पप्राणाः, वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ शलः च महाप्राणाः। और ये जो पहले आपको स्पर्श बताया गया था, ईषत् स्पृष्ट क्या है? तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। तो स्पर्श क्या है? तो स्पर्श के लिए बताए कादयो मावसानाः, का से लेकर के माँ तक जो वर्ण है उनको स्पर्श बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। यण किसे कहेंगे? तो यण है अंतस्थ, हिंदी में अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं, उसी को आप यहाँ यण से कह सकते हैं। यण का परिचय है तो अंतस्थ कर लीजिए, अंतस्थ जानते हैं तो यण में शिफ्ट कर लीजिए। ऊष्म संज्ञक वर्ण आप जानते हैं, ऊष्म क्या है? शल, ऊष्माणः, स, श, श, ह, 4 जो है। और अच ही स्वर हैं। ये जो 2 हैं जिह्वा मूलीय और ये दोनों उपध्मानीय, ये आपको केवल यहीं दिखेंगे, इसके अलावा कहीं आपको दिखने वाले नहीं है। फिर आपको इसी प्रकार विसर्ग ही दिखेंगे। ये जो का के पहले चिन्ह बना हुआ है ना, ये आधा विसर्ग है और आधा विसर्ग केवल यहीं दिखेगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं दिखने वाला, क्योंकि उसको लिखने में बड़ा ड्रामा है, सामान्य कीबोर्ड से नहीं लिखा जा सकता है, तो हर जगह विसर्ग करके ही छोड़ दिया जाता है। अब उस पे वाचन में उसकी आवश्यकता पड़ती है। जी गुरुजी, इसको कैसे बोलेंगे? एक तो क्या बताया गया, का और खा के पहले आधे विसर्ग के समान जो ये चिन्ह दिख रहा है उसको बोलते हैं जिह्वा मूलीय। दूसरा, पा और फा के पहले, पफाभ्याम प्राक मतलब पहले, अर्ध विसर्ग सदृश, ये जो आधे विसर्ग के समान दिख रहा है उसको उपध्मानीय बोलते हैं। एक तो परिचय हुआ, अगर का खा के पहले विसर्ग आया और पा फा के पहले विसर्ग आया तो उसको क्या बोल सकते हैं? का खा के पहले जिह्वा मूलीय, पा फा के पहले उपध्मानीय। और ये संधि का विषय है। संधियां वैकल्पिक हैं,
तो इसीलिए ज्यादातर मंत्रों में आपको विसर्ग ही लिखा हुआ मिलता है, पर मंत्रों के उच्चारण में, श्लोकों के उच्चारण में संधि युक्त उच्चारण करें तो स्वर बना रहता है, पदच्छेद कर करके करें तो टूट जाता है ना। तो वहां की स्थिति में इन विसर्गों का जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय उच्चारण किया जाए तो ही उचित रहता है, जो कि हम लोग अभ्यास कर रहे हैं विभिन्न उपक्रमों में, रहता है ना। जी जी। और एक और आया अंग अह, अनुस्वार और विसर्ग। अंग अह इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गौ। अनुस्वार और विसर्ग अच के बाद ही होते हैं, और अच के बाद चूंकि यहाँ आ और आ का सपोर्ट लिखा गया, बाकी में भी लगा सकते हैं, ई उ रु लृ ए ओ ऐ औ, किसी के भी बाद में, क्योंकि अच के बाद है, आ के बाद नहीं। उदाहरण के लिए एक आ दे दिया गया है, सभी के साथ लगेगा, इहि उहु एहे ओह इत्यादि सब में लगते हैं। अब विसर्ग के उच्चारण में फिर अगर जिज्ञासा आएगी कि विसर्ग का उच्चारण कैसे करें, तो विसर्ग का जो बताया गया अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, पर जब ई के साथ देखते हैं तो फिर ही के जैसा लगता है, हरि ही लगता है ना, हरि ही गुरु हो, देखे है ना। जी तो अगर जी। हरि का उच्चारण हरि ही कर दें तो विसर्ग में, रुकिए बताता हूँ, यही लिख देता हूँ। जैसे ये हरि ही लिखा रहता है, पर लगभग आप देखेंगे हरि ही ऐसा उच्चारण मिलेगा, जी 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 है ना। वैसे ही जी। गुरु देखेंगे तो गुरु हो, गुरु, हाँ। ये मिलेगा। अब विचारणीय क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कंठ, और विसर्ग के पहले कौन सा स्वर है, ई। र, यहाँ री। हाँ स्वर थोड़ी है, ई है, रामी ई की मात्रा है। हाँ। तो जो विसर्ग के पहले स्वर है, लगभग वही स्वर विसर्ग के साथ भी बोला जाने लगता है। जैसे हरि में विसर्ग के पहले ई है तो हरि ही, गुरु में ऊ है तो गुरु हो, जी है ना। जी ये अनुकरण आ जाता है, जबकि ई का सपोर्ट है, ई के साथ बोला जाएगा, ई लगा के बोला जाएगा ऐसा नहीं है। क्या कहा गया, अंग अह इति अचः परौ, अच के बाद है अनुस्वार विसर्ग, ऐसा नहीं कि इसके बाद फिर से आ और ई आ जाएगा। तो फिर क्या उच्चारण, हरिह, हाँ में आ गया, आ क्यों आएगा, हरिह। सोचिए, हरि ही। हरि ही, ये तो वैदिक वाला आ गया। तो कैसे नहीं, आपने करें? ये कहा कि स्वर नहीं आना चाहिए ना, विसर्ग में अगर स्वर लगा हाँ। देंगे, हाँ। देखो विसर्ग के उच्चारण में स्वर का सपोर्ट चाहिए, स्वर से उठेगा। जैसे हाँ, हिंदी क्षेत्र में जैसे स्कूल को स्कूल बोलते हैं, स्तोत्र को स्तोत्र अथवा अस्तोत्र स्तोत्र बोलते हैं ना। बोलते हैं, हाँ। अब ई ई वाला का जाता है। सपोर्ट लेते हैं, हाँ, ई क्योंकि का सांस से उठ नहीं पा रहा है, सांस सांस से उठ नहीं नहीं उठ पा रहा है तो ई ले लिए, स्तोत्र स्कूल। हाँ इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सा में इसी लगा दे, इसी स्कूल, हाँ हाँ हाँ, ये जी जी इसी तो नहीं करते। तो विसर्ग के उच्चारण में स्वर का सपोर्ट चाहिए, स्वर से उठेगा, पहले लेकिन जो ये भी स्वर हो, आ गुरु हो, जी, ई हो, ऊ हो, फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब लेकिन ये तो नहीं है तो विसर्ग के बाद भी आ ई ऊ लगा दो। लेकिन जब हम स्व बोलते हैं तब ई वर्ण का सहारा नहीं लेते, स्व, क्योंकि उसमें आ है ना। हाँ। विसर्ग पहले आ है तो विसर्ग में आ लगा देते हैं तो हा हो जाता है। पकड़ में आया। अब फिर जिज्ञासा आएगी, अगर ऐसी सिचुएशन है तो विसर्ग बोले कैसे, ये बड़ा बवाल है ना। तो विसर्ग से उच्चारणम कथम, जो प्रश्न आता है, ये भी शिक्षा ग्रंथ में दिए गए हैं। विसर्गों का उच्चारण एक्चुअली होता कैसे है, श्वास प्रश्वास है ना,
सांसें जिसको बोलते हैं, सांसें छोड़ देना इतना ही पर्याप्त। जैसे हरि, गुरु, राम, कृष्ण पर्याप्त है। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, राम कृष्ण हरि गुरु करते हैं ना, तो ये अति हो जाती है करते करते। और तो कई इसमें बार क्या मतलब हरस ही करेंगे ना आचार्य जी? इसमें जो उच्चारण जो करेंगे इसमें हरस ही तो करेंगे ना, मतलब अच्छा, हरस और दीर्घ किसका भेद है, स्वर का या व्यंजन का? स्वर का है। ये विसर्ग स्वर है क्या? नहीं, विसर्ग तो वो स्वर है। हरस और दीर्घ लगाने क्या मतलब है? नहीं, जैसे आपने बोला कि हर धीरे से बोलेंगे तो वही हमें जानना। देखो, स्वर हरस हो दीर्घ हो ये ई पे सपोर्ट, ई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्वर किस पे है, ई पे। विसर्ग पे कोई स्वर नहीं है। हरि के रा में ई है, तो वहां ई हरस स्वर रहेगा, विसर्ग में थोड़ी आ जाएगा। विसर्ग में नहीं आएगा। उसका ई लेके इस पे लगा दो। अच्छा, तो जो ये विसर्ग है वो रस मतलब है यहाँ पे? रा से नहीं, रा में जो ई है रमी। अच्छा, स्वर के, देखो स्वर के सपोर्ट से बोला जाएगा ना, नहीं तो फिर करते रहेंगे। वो एक था ना वो तो नहीं ना होगा। इसीलिए कहा गया ना कि अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण में सपोर्ट किसका लगेगा, स्वर का। क्योंकि ऐसे सीधे अनुस्वार कैसे करेंगे, करेंगे तो भी तो ऊ जैसा लग रहा है ना। वो गाँव में बूढ़े नहीं करते खकारते जो हैं कि हम आ रहे हैं, इंडिकेटर देते हैं, तो घूंघट वाले घूंघट डाल लेते हैं, तो वो नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण में स्वर का सपोर्ट चाहिए, उसके पहले स्वर होगा, उसके बाद स्वर नहीं होगा। यहाँ उल्टा कर देते हैं, पहले स्वर है ये, बाद में भी चढ़ा देते हैं। कोई ट्रिक बताइए ना गुरुजी इसको। हाँ गुरुजी, सही बताया उन्होंने। कोई ट्रिक बताइए ना, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है ये, एक बार फिर से क्लास में अलग से। नहीं, ऐसा नहीं है, रिपीट करना पड़ेगा। विसर्ग के उच्चारण में करना क्या है, हरि। गुरुजी आप ये विसर्ग का बोल रहे, अब ऊपर आपने बताया जीवा मूली और उपध्मानी, उसमें तो और कम करना है 50%, उसका ये अलग लेना है देखो, 50%। पहले तो ये जान लीजिए कि ये जिह्वा मूलीय है और ये उपध्मानीय है जी। उसके बाद जिह्वा मूलीय का उच्चारण कैसे होता है, उपध्मानीय का उच्चारण कैसे होता है, सेकंड स्टेप है। एक में दोनों मिक्स मत करिए। नहीं, जब ये बता रहे हो तो वो भी तो वही पार्ट है, जब ये नहीं हो रहा है वो तो और डिफिकल्ट है, हाफ बोलना है उसमें तो नहीं, तो फुल बोलना है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ऐसा एक भी नहीं जो कठिन है। समस्या यह है अभी उस लेवल पे कभी शायद प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं तो इतनी जिज्ञासा नहीं होती जी। अब जैसे विसर्ग का उच्चारण जो है वहां 2-3 उदाहरण दिए गए, जैसे सांप फुफकारता है, छोटा वाला सांप, बड़का नहीं, बड़का बहुत जोर से फुफकारता है। छोटा बड़ा हमें नहीं पता। छोटे बच्चे जो सांस लेते हैं तो सांस जो छोड़ते हैं ना उतना ही पर्याप्त है। जैसे राम, माँ के बाद आया ना हल्का सा, सांस छोड़ दीजिए, सांस छोड़ दीजिए, उसके ऊपर चढ़ मत बैठिए। चढ़ बैठेंगे तो राम हो जाएगा, छोड़ देंगे तो राम पर्याप्त है। पकड़ में आया, राम 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 राम। विसर्ग में क्या है, सांसें छोड़ दो, बात खत्म। सांसें छोड़ के उसके ऊपर चढ़ मत बैठो। पकड़ में आया, राम कृष्ण हरि गुरु। अब ये प्रश्न अथवा जिज्ञासा मन में आ सकती है कि अगर इतना ही था तो फिर राम हरि गुरु ऐसा क्यों किया गया, जिज्ञासा आ सकती है ना, हमें गलत क्यों पढ़ाया। गलत नहीं पढ़ाया। देखो जैसे उत्तर भारत में महाप्राण वर्णों के उच्चारण में कोई समस्या नहीं आती, क ख ग घ प फ ब भ आराम से बोल लेते हैं, इनको दिक्कत नहीं आती है।
दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में वो महाप्राण के वर्णों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पाते, जैसे भा, तो भा नहीं बोल पाते तो उनको कैसे कराया जाता है, भा, ऐसा उनका अभ्यास कराया जाता है। गुरुजी कहीं कहीं पे भ है ही नहीं, भ भारत के बदले भारत बोलते हैं, और क नहीं है, कृष्णा के बदले ख कृष्णा ले लेते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, वो उनके मतलब प्रांतीय समस्या है। वो महाप्राण वर्णों, कुछ लोग महाप्राण नहीं कर पाते, कुछ लोग अल्प प्राण नहीं कर पाते हैं। तो वो जो नहीं कर पाते उनको जो करवाने का अभ्यास कराया जाता है वो क्या बोलते हैं, ओवर रिएक्शन बोलते हैं ना, वो करके कराया जाता है। क्यों? ज्यादा जोर लगा करके, मिनिमम जो होना चाहिए वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि बिल्कुल नहीं हो रहा है। वैसे ही विसर्ग के उच्चारण में ई उ इत्यादि जो जोर लगा के किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि ना किया जाए तो सुनने मात्र से ऐसा लगता है कि विसर्ग बोला ही नहीं जा रहा है, फिर राम हरि गुरु ये बोलने लग जाते हैं, विसर्ग ही नहीं आता। तो वो बच्चे बोले इसलिए राम करके बोला जाता है, ताकि वो विसर्ग बोलें। एक्चुअली वहां तक नहीं है। जैसे दक्षिण भारत में आप लोग अगर कहीं कहीं किसी चीज पढ़े होंगे वहां पे, तो कभी कभी नॉर्थ वाले इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो भा इत्यादि बोलने में समस्या नहीं है, अब वो लोग भारत ऐसा बोलते हैं। बताता हूँ, एक उदाहरण बताता हूँ। हम लोग जब दिल्ली में थे तो संस्कृत का एक गाना था, भारत भूषा करके था। तो चूंकि उसका जो प्रशिक्षण हो रहा था दक्षिण वाले करा रहे थे, उनके महाप्राण में समस्या होती है, तो वो जो अभ्यास करा रहे थे भारत भूषा, समझ में आया? बलाघात जैसा, बहुत ज्यादा बलाघात नहीं, ओवर रिएक्शन, ओवर। भारत भूषा। क्यों? उन भा नहीं बोल पाते थे, तो इसलिए उनको कराया गया। अब जहां लोग स्वतः बोल ले रहे हैं उनसे अगर करवाओगे तो चढ़ेंगे नहीं। वैसे ही विसर्ग का उच्चारण एक्चुअली होना कितना चाहिए, राम कृष्ण हरि गुरु, पर्याप्त है। अब जो बिल्कुल ही गायब कर दे रहे हैं उनके लिए क्या कहा गया, जैसे वो भारत वैसे राम हरि गुरु ये बोल के करवाया गया, ताकि कम से कम वहां तक तो पहुंच जाए, विसर्ग भाई गायब न कर दें। समझ में? पर्पस समझेंगे तो गलत नहीं लगेगा, पर उसके बाद ओरिजिनल पोजीशन तक आना है ना। इसीलिए तो पाणिनि शिक्षा आचार्य में है, प्राकशास्त्री में और प्राइमरी में नहीं है। फिनिशिंग कहाँ होती है, फाइनल टच कब दिया जाता है, जब पहुंचते हैं वो लेवल पे। प्लास्टर होने के बाद पुट्टी लगाई जाती है। ऐसा थोड़ी है कि नींव नहीं खोदी गई पुट्टी लगा दिए, है ना? पहले घर बन जाए, दीवार बन जाए, छत बन जाए, प्लास्टर हो जाए, पुट्टी लगे, फिर पुताई होगी, फिर उसमें देखा जाएगा किस पेंट से पुताई होगी। फिनिशिंग काम कब होता है? तो गुरु जी जब रामा बोल रहे हैं तो अ पे आके अ को छोड़ देना है, रामा। हाँ, इतना ही पर्याप्त है। पर ये स्टेज कब है, जब आपको आरंभिक सारी चीजें स्पष्ट हो गई। सामान्य चीजें स्पष्ट हो गए तो वहां तक पहुंचा जा सकता है। पता लगा वर्गों का यथावत उच्चारण नहीं हो पा रहा है और विसर्ग में फंसा दें, ऋकार इत्यादि में फंसा दें। ऋकार इत्यादि का भी उच्चारण उसी में बताया गया, शुरू में क्यों नहीं बताया गया? वहां बता दिया, अरे ई का सपोर्ट लगा ले, कुछ बताए ऊ का सपोर्ट लगा ले। क्यों? वहां तक नहीं ले जा सकते ना, शुरू में जुगाड़ दे दिए। अब बाद में जब देने वाली बात आई कि चलो बाद में बता देंगे, तो बच्चे समझदार निकले, बाद में आई नहीं किए, बोले हम तो विद्वान हो गए। हाँ, बात का काम नहीं होता है वही तो बात नहीं, शुरू के कुछ क्लासों में विद्वान हो जाते हैं, अब गुरु जी का जरूरत है, खुद ही पढ़ लेंगे, पढ़ लो। तो वो जो आचार्यों ने सोचा कि इसको अगली क्लास में आचार्य या फिर पीएचडी इत्यादि स्तरों में बता देंगे, वहां तक वो गया ही नहीं, जुगाड़ वाले में रह निकल गया, तो फिर वही चलता रह गया। रीजन पकड़ में आया? जी। धैर्य चाहिए, इतना धैर्य के सारी चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। नहीं। और जिज्ञासाएं हो तो बताई जा सकती हैं। जैसे आप लोग तो अभी छोटे बच्चे नहीं हैं, कौन सा कोर्स के मॉडल से पढ़ रहे हैं,
आप लोगों को बताया जा सकता है, और प्राकशास्त्री वाली बातें भी बताई जा सकती हैं, शास्त्री वाली भी, आचार्य वाली भी, उससे ऊपर वाली भी, क्योंकि यदि जिज्ञासा है तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे भूख लगी है तो फिर चाहे पूड़ी खाओ, पराठा खाओ, सब पच जाएगा। अब भूख नहीं लगी है तो खिचड़ी भी हजम नहीं होता है ना। तो अगर जिज्ञासा उत्पन्न है तो कुछ भी समझाया जा सकता है, कोई टॉपिक कठिन नहीं है। पर सामने वाला सुनने ही ना चाहे तो ककारों ना पढ़ा सकते। ठीक है, तो विसर्ग इत्यादि स्पष्ट हुआ। और वो जो था जिह्वा मूल्य का उच्चारण, जिह्वा मूल्य और उपध्मालीय दोनों को पैटर्न सेम ही है। जिह्वा दो अलग नाम क्यों दिया है? दो अलग नाम कंफ्यूज करने दो अलग नाम इसलिए दिया क्योंकि का खा के पहले अगर आएगा तो उसको जिह्वा मूल्य बोलेंगे, और पाफा के पहले आएगा तो उसको उपध्मानीय बोलेंगे। जी, किसके पहले आ रहा है विसर्ग? काखा के पहले है जिह्वा मूल्य, पाफा के पहले है तो उपध्मानीय। नाम बदला, मतलब कुल मिलाकर 4, पाफा काखा। और ये जब आएंगे तो इनका जो एक्सेंट है बोलने का, दोनों का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। जैसे काखा हो तो क्या होगा, जो विसर्ग है उसका 2 भाग हो जाएगा। स्टार्टिंग का 50% विसर्ग, नेक्स्ट 50% क। वही उपध्मानीय आएगा तो क्या होगा, स्टार्ट विसर्ग का 2 भाग कर दीजिए, 50-50। स्टार्टिंग 50% विसर्ग, नेक्स्ट 50% ये आप लोग बाकी मंत्रों में देखे ही होंगे, काल पचति भूतानि, जैसे शक्ते पौत्रमकल्मषम, शक्ते पौत्रमकल्मषम। ये अब एक बात बताइए, जैसे वो श्लोक है शक्ते पौत्रमकल्मषम, अब यहाँ कोई विसर्ग वाला पैटर्न लगाए, शक्ते हे पौत्रमकल्मषम, तो हो गया सत्यानाश जी। क्योंकि विसर्ग के पहले क्या है, ए, और विसर्ग के पहले वाले स्वर को विसर्ग में लगा देंगे तो जो शक्ते है क्या हो जाएगा, शक्ते हे। एक मात्रा बढ़ गई, छंदों का नाश हो गया, कर लो, अष्टाक्षरी नवाक्षरी हो गई। तो संधियों की वहां आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ाने वालों को क्या पता 2 क्लास के बाद अइबे नहीं करेगा, उनको तो लगा जब पढ़ने आया तो पढ़ा ही करेगा। चेहरा ज्यादा समझदार निकला, कुछ दिन बाद भाग गया। ठीक है, तो गुरुजी ये 50-50% नहीं बताया, आप कैसे बोलेंगे 50%? यहाँ तो 100% में भी नहीं हो रहा है, 50% भी। हे राम, रुकिए, वो जैसे बोलिए क्या था, राम शक्ति पौत्रमक, यही है ना? जी, मुझे नहीं पता है कहाँ। हाँ यही है, व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्ति पौत्रमकल्मषम्। इतना ही कर रखे, एक पाद है, एक पाद से भी काम चल जाएगा। अब जैसे ये विसर्ग है, यदि स्वतंत्र वाचन होता, जैसे हम लोग शब्द रूप पढ़ते हैं, हरि ही हरि हरयः, सब पंचमी में हरे है हरिभ्याम हरिभ्यः, षष्ठी में हरे है हरियो हरिणाम इत्यादि। तो वहां जब पंचमी षष्ठी करते हैं तो हरे है, और स्त्रीलिंग में हो तो मते है, बोलते हैं ना। मतलब विसर्ग में भी एक ही ध्वनि सुनाई देती है, हरे है, मते है, बुद्धे है, होता है। वो पद पाठ है, एक पद पढ़ रहे हैं वहां कर दिए, चलो फिर भी चल जाएगा। पर यहाँ मात्राएं फिक्स हैं, छंद फिक्स हैं, अष्टाक्षरी है, 8 ही अक्षर होने हैं। अब यहाँ विसर्ग को यदि हे कर देंगे, शक्ते है, तो ये 9 हो जाएगा, शक्ते है पौत्रमकल्मषम, होगा ना जी, पूरा छंद का जी हो गया। करें क्या, तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग किसके पहले है, पा के पहले है। और पा के पहले जो विसर्ग है संधि के होने के बाद उसका क्या नाम हो जाता है, उपध्मानीय। उपध्मानीय का उच्चारण क्या होगा, ये जो विसर्ग है इसको 2 पार्ट में कर दो। जी, 2 पार्ट में मतलब, रुको लिख देता हूं, शक्ते है। अब विसर्ग 50% कैसे लिखें, मैं विसर्ग डाल देता हूं,
हाँ ताकि आप पकड़ लें। अब वो लिख नहीं पाऊंगा, टाइपिंग की व्यवस्था भी उतनी नहीं है, वो भाव समझ लीजिए, नहीं तो बाद में बोलेंगे गलत लिखा के समझा दिए। नहीं नहीं ठीक है गुरुजी। अरे भाई वो आजकल क्या बोलते हैं उसको, रील वालों को भरोसा नहीं है, कहाँ के क्लिक बना के क्या कर दें, वो जी पूरा जी। कंटेंट नहीं देखते ना। तो ये जो है विसर्ग, उसका 2 भाग कर लीजिए, 50% विसर्ग 50% पा, आगे जो पौत्र है वो तो वैसा ही रहेगा। जी तो वाचन क्या बनेगा, शक्ति पौत्रमकल्मषम, शक्ति पौत्र वैसे ये है, किसी उसका है कि भूतों को कौन पचता है, शायद युधिष्ठिर से पूछा गया था ना यक्षो प्रश्न में, तो उसमें आया था काल पचति भूतानि, कालः नॉर्मली क्या बोलते हैं, रामः, छात्रः, कालः, पाठः, यहाँ भी कालः पचति करें तो विसर्ग में आ का श्रवण हो रहा है, कालः, मात्रा बढ़ गई, 8 से 9 हो गया, छंदो भंग होगा। इसको क्या करना है, उपध्मानीय, उपध्मानीय में क्या है, विसर्ग और प, काल पचति भूतानि, काल पचति भूतानि। पकड़ में आया? हाँ नहीं अरे नहीं गुरुजी, अब मैं आपको एक क्वेश्चन है मेरा। देखो आपने विसर्ग बोला, अ आएगा, ये काल, काल में अ पे हमें छोड़ देना है, अ पे, तो इसमें भी अ पे छोड़ दे रहे हैं, तो 50% कैसे बोलेंगे? देखो 100% हो गया ना दो वो चीजें तो। हैं, विसर्ग का जो उपध्मानीय हो रहा है वैकल्पिक हो रहा है। हाँ आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला विसर्ग का विसर्ग के जैसा उच्चारण करें जो शिक्षा ग्रंथों में बताया गया है, काल, हाँ अगर वो कर रहे हैं जी तो भी आपका छंदोभंग नहीं होगा। जैसे ओके। शक्तेह में शक्ते पौत्रमकल्मषम, विसर्ग का विसर्ग उच्चारण ही करें तब भी छंदोभंग नहीं होगा। समस्या क्या होती है, विसर्ग में ए लगा देते हैं, शक्तेह, वो समझ गया गुरुजी कि अगर आप ज्यादा वो। जिह्वा मूल्य उपध्मानी नहीं कर पा रहे, नहीं बोल पा रहे, तो विसर्ग ही बोलिए, गलत नहीं है, लेकिन विसर्ग में आ ई उ ई ना लगाइए। विसर्ग का सामान्य पैटर्न क्या है, सांस को डाउन में छोड़ दीजिए, बस खत्म। छोड़ दीजिए। पर छोड़ना तो है, ऐसा नहीं कि सांस को गले में रखे। ये बताइए गुरुजी, तो ऊपर वाला जो हम करते हैं शक्ति, यही करेंगे ना? अगर हम विसर्ग बोल रहे हैं, अगर हम केवल मतलब मान लीजिए फ नहीं बोल रहे हैं, शक्ति यही बोलेंगे हम? हाँ वो भी गलत नहीं क्योंकि है। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि नहीं अक्षर अधिक नहीं होना चाहिए, जो उसका देखिए, विसर्ग छंद है, का विसर्ग छंदोबंद है। उच्चारण करें दिक्कत नहीं है, विसर्ग में आ ना लगाएं, आने लगा, उससे ठीक। मात्रा बढ़ जाती है। जैसे आपका नमः मतलब शिवाय है, नमः शिवाय करे तो भी दिक्कत नहीं है, और नमः शिवाय जब उसमें हा लगा दे, हा में आ लगा देते तो दिक्कत हो जाती है। तो वो दूसरे मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स लगाने कहते हैं, पॉजिटिव वाले लगा दो, संधि करवा दो, जाओ, ये भी नहीं करेगा। तो दूसरा वाला ना करके मैं संधि वाले करवा दिया कि चलो संधि कर लो, जीवा मूरी पद्मानी अप्लाई करो, बात खत्म। नहीं तो जहां जहां विसर्ग है, विसर्ग का विसर्गवत उच्चारण किया जा सकता है, किया भी जाता है, सही भी है। रोकता क्यों हूं, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण करने को बोल दूं तो फिर विसर्गवा में आयु लगाना शुरू कर देते हैं, मात्रा बढ़ जाएगी उससे, फिर वो दिक्कत हो जाती है। छंदों की तो बैंड बजा देते हैं, छंदो भंग वो नहीं नहीं होना करना है। या तो यदि वहां तक पहुंच गए, विसर्ग का विसर्ग उच्चारण ही कर रहे हैं, तब मत करिए, चल जाएगा, क्योंकि संधियां वैकल्पिक हैं। नहीं कर पा रहे तो दूसरा वाला अप्लाई करिए। तीसरा मत करिए कि विसर्ग है तो आ ई उ पहले जो स्वर है उसको इसमें लगा दे, उसी से गड़बड़ होता है। और एक बात, कभी कभी आश्चर्य भी लगता है कि जैसे शक्ते ही पौत्र में कलमसम, जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है, बात नहीं बैठ रही, कभी शंका नहीं आती बैठ क्यों नहीं रही। जो छंद में निर्मित है तो छंद के अनुसार होना चाहिए, और छंद में होने के बाद भी अगर छंद में सेट नहीं बैठ रहा है, मतलब बैठाने वाले ने बिठा दिया, हम पकड़ नहीं पा रहे। जैसे 2 सीटर पे 2 लोग ना बैठ पाए तो मतलब क्या है,
हमें बैठना नहीं आता उसमें प्रॉब्लम थोड़ी है कि 2 सीटर 1 सीटर कैसे हो गई, 2 सीटर ही है, हमें बैठना नहीं आता तो उसमें सीट की क्या गलती है? जो स्वयं छंदोबद्ध है, छंदों में निबद्ध है, हम उसको यथावत पढ़ नहीं पा रहे तो उसकी समस्या थोड़ी है। हम उन ट्रिकों को पकड़ नहीं पा रहे, वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। और बताइए गुरुजी, ये बहुत कुछ है। इवनिंग वाले बैच में फिर से बताना ये वाला। देखिए, आप जब तक पूछेंगे मैं बताता रहूंगा। धन्यवाद गुरुजी। नहीं, मैंने बोल दिया अभी। देखिए, ये कक्षाएं आप लोगों के लिए हैं। मैं उस दिन भी बोला था, जितने भी आपके प्रश्न हैं ढूंढ के ले आइए, बताता रहूंगा। क्योंकि पता नहीं मैं उन प्रश्नों को ला पाऊं ना ला पाऊं, प्रेजेंट कर पाऊं, भूल जाऊं, पता नहीं। आप समस्याओं को ढूंढ के ले आइए, हम लोग उसका समाधान करते रहेंगे। जी गुरुजी। कलेक्शन आप करिए, स्वतंत्र हैं। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कमलाकांत जी का था कथम उच्चारणीय मिति, तो वो बता ही दिया। ऐसा नहीं है जो कमेंट करते हैं मैं देखता नहीं हूँ, दोनों में देखता रहता हूँ। ठीक है, तो सामान्य रूप से ये हो गया। इसके बाद अब लघु सिद्धांत वाले में नहीं आएंगे, वो जो पीडीएफ है पीडीएफ से चलेंगे, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जितनी चीजें हैं वहीं पे यथावत करते चलेंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न होंगे वहीं से अब करेंगे। यही स्थगित करते हैं, शाम को फिर मिलेंगे 4 बजे। नमस्ते, शुभ दिन।